हेलो स्टूडेंट्स। आज वित्तीय प्रबंध विषय पर हम पूंजी बजटन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा चलाया गया ज्ञान दो 2 कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों से हम इस विषय के 7th चैप्टर कैपिटल बजटिंग पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक नया चैप्टर है और चूंकि हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए उससे इसका कैसे रिलेवेंसी है उसके बारे में भी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन। अब पूंजी बजटन होता क्या है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज अ कैपिटल बजटिंग? बट कैपिटल बजटिंग बिंदु को समझने से पहले एक चीज हमें ध्यान से समझनी है कि बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है एज अ कैपिटल, वो जो कैपिटल है वो संपत्तियों में विनियोजित की जाती है। उन संपत्तियों से हम संपत्तियां खरीदते हैं। तो 2 तरह की संपत्तियां हम परचेज करते हैं, एक स्थायी संपत्ति और एक चालू संपत्ति। जो चालू संपत्ति वाला भाग है उसके अंदर उसके लिए हम वित्तीय प्रबंध में कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बट जो स्थायी संपत्ति है उसके लिए हम पूंजी बजटन कैपिटल बजटिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई विनियोगकर्ता या एक व्यापारी जब कोई स्थायी संपत्ति खरीदता है तो उसे खरीदने के लिए उसको जो टेक्निक यूज की जाती है, उसको खरीदने के लिए जो टेक्निक का उपयोग किया जाता है, वो जो टेक्निक्स है वो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स का उपयोग किया जाएगा। उससे ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो संपत्ति हम परचेज कर रहे हैं वो संपत्ति हमारे व्यापार के लिए कितनी लाभदायक है। या आपके पास अगर 1 2 3 4 कुछ पर्टिकुलर प्रपोजल हैं तो उनमें से हमें किस प्रपोजल का चयन करना चाहिए। तो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हमें यही बताती है कि हमें किस मशीन को परचेस करना चाहिए, कौन सी मशीन को परचेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि पूंजी बजटन का संबंध दीर्घकालीन निवेशों के निर्णयों से है। यानी पूंजी बजटन का जो संबंध है वो दीर्घकालीन निवेश के निर्णय से है। दीर्घकालीन निर्णय सामान्यतः संस्था द्वारा प्राप्त वित्त का विनियोजन 2 प्रकार के कार्यों में किया जाता है। पहला संस्था के कार्यशील कार्यों में तथा दूसरा संस्था के स्थायी संपत्तियों में। यहाँ पर कार्यशील कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्यों से जहाँ चालू संपत्तियों में पैसा विनियोजित किया जाता है। चालू संपत्तियों में स्कंद की बात करते हैं। संस्था को अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए स्कंद या माल की आवश्यकता होती है। इस माल को बाजार में विक्रय करने से संस्था नकद प्राप्त करती है और इस नकद से पुनः स्कंद खरीदता है और पुनः उसे बेच दिया जाता है। इस प्रकार पूंजी का एक भाग व्यवसाय की कार्यशीलता में लगा देता है तथा इस कार्यशीलता में माल खरीदने के अलावा कई प्रकार के आयकर व्यय भी किए जाते हैं, जैसे मजदूरी, वेतन, प्रशासनिक व्यय आदि। इन सभी के व्ययों का भी पूंजी द्वारा ही भुगतान किया जाता है। पूंजी का यह भाग अल्पकालीन निवेश कहलाता है, जिसका लाभ संस्था को उसी वर्ष प्राप्त हो जाता है जिस वर्ष उन्होंने निवेश किया है। देखो, बड़ा आसान भाषा में लिखा हुआ है कि जो भाग हम कार्यशील पूंजी में लगाते हैं उस कार्यशील पूंजी से जो लाभ होगा वो हमें उसी वर्ष प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको अल्पकालीन उनको लाभ कहा जाता है और अल्पकालीन निवेश किया जाता है। लेकिन पूंजी का वह भाग जो संस्था द्वारा स्थायी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है वह संस्था के लिए दीर्घकालीन निवेश होता है, क्योंकि इस प्रकार के निवेश पर संस्था को हर वर्ष लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के विनियोजन भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन आदि की संपत्तियों में किए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के विनियोजन से पूर्व संस्था के प्रबंधकों को इस विनियोजन पर प्राप्त प्रत्यय का एवं इन पर विनियोजित पूंजी की लागत का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। यानी हम जिस प्रपोजल में पैसा लगा रहे हैं, हम जिस प्रपोजल में पैसा लगाएंगे उस प्रपोजल में कितना पैसा लग रहा है, वो प्रपोजल में कितना रिटर्न कमा के देगा, वो रेट ऑफ रिटर्न प्लस उस प्रपोजल पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो प्रपोजल हमारे लिए हितकारी रहेगा, और अगर हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रहा है रेट ऑफ रिटर्न से तो हमें उस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए। उक्त विनियोग संस्था के लिए भविष्य में हितकारी है या नहीं, इस प्रकार के निर्णयों के लिए प्रबंधक एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
जिसको हम पूंजी बजटन के नाम से जानते हैं। इस तकनीक में को पूंजी बजटन के अलावा पूंजी व्यय निर्णय, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, पूंजी व्यय प्रबंध आदि के नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग दे रखा है। पूंजी का बजटन क्या है? किसी संस्था की पूंजी संरचना में उपलब्ध पूंजी की उचित परियोजना में विनियोजित करने का कार्य पूंजी बजटन तकनीक का है। इस तकनीक के द्वारा परियोजना से प्राप्त लाभ का उसकी लागत से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन के पश्चात ही परियोजना का चयन प्रबंधकों द्वारा किया जाता है तथा प्रबंधकों द्वारा यह परियोजना का चयन किया जाएगा जो संस्था तथा संस्था के अधिकारियों को अत्यधिक आर्थिक लाभ या आर्थिक कल्याण प्रदान करेगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जैसे आई एम पांडे जिसकी बुक बहुत ज्यादा फेमस है। जो आप हायर स्टडी करते हैं और प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं तो आई एम पांडे की एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक चलती है। उन्होंने यहाँ पर पूंजी बजटन की परिभाषा दी है। पूंजी बजटन निर्णय भावी लाभों की संभावित प्रवाह की प्रत्याशा में संस्था द्वारा अपने चालू कोषों को दीर्घकालीन क्रियाओं में कुशलता पूर्वक विनियोजित करने के निर्णय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी आप दीर्घकालीन विनियोग के लिए जो पैसा विनियोजित कर रहे हैं उसका कुशलता पूर्वक विनियोजन करने का निर्णय लेना ही पूंजी बजटन है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पूंजी बजटन पूंजी की दीर्घकालीन निवेश की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूंजीगत विनियोग के भावी लाभों को ध्यान में रखा जाता है तथा उन लाभों को उस परियोजना की लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर उस परियोजना का चयन करने का अंतिम निर्णय लिया जाता है। अब पूंजी बजटन की विभिन्न तकनीक एवं विधियां कौन कौन सी है? तो पूंजी व्यय संबंधी निर्णय लेते समय प्रबंधकों द्वारा यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उस परियोजना की संभावित प्रत्याय दर कितनी है। जिस परियोजना की संभावित प्रत्याय दर अधिक होती है उस परियोजना को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार विभिन्न परियोजना का चयन करते समय विभिन्न प्रकार की तकनीकों की सहायता ली जाती है। ये तकनीकें परियोजना के विभिन्न पहलुओं का ध्यान में रखकर उसकी लाभान्वित समानता का निर्धारण करती है। अगर तकनीकों की बात करें तो तकनीकों को दो भागों में बांटा है। गैर समय समायोजित विधियां, नॉन टाइम एडजस्टमेंट मेथड, और दूसरा था टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, समय समायोजित विधियां। अब यहाँ पे समय को क्यों इंक्लूड किया गया है हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे समय वर्ष से तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपोजल जब हम परचेज करते हैं तो वो दीर्घकालीन नेचर का होगा। कैपिटल बजटिंग में हम दीर्घ काल के लिए किसी संपत्ति को खरीदते हैं, तो जब खरीदते हैं तब हमारे रुपए की वैल्यू कितनी है और जब तक वो मशीन हमें पैसा कमा के देगी और जब वो स्क्रैप हो जाएगी उस समय रुपए का मूल्य कितना है। इन्फ्लेशन की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से रुपए के मूल्य में निरंतर कमी होती रहती है। तो हमें जब हम किसी संपत्ति के लाभों को कंपेयर करते हैं उसकी लागत से, तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू से उसका आंकलन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को गैर समय समायोजित विधियां और समय समायोजित विधियों में अलग अलग बांटा गया है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें हम केवल गैर समय समायोजित विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम समय समायोजित विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे गैर समय समायोजित में। सबसे पहले पूर्ण भुगतान अवधि विधि, पे बैक पीरियड मेथड। बड़ा आसान नाम है, पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड का मतलब यह है कि कोई प्रपोजल जब आप सेलेक्ट करते हैं या परचेज करते हैं तो वो प्रपोजल अपनी कॉस्ट कितने सालों में आपको रिकवर करके दे देता है, दैट इज अ पे बैक पीरियड। सपोज आपने एक 50,000 की मशीन परचेज की, वो मशीन आपको पर एनम 10,000 रुपीज अर्न करके दे रही है। मशीन का जो लाइफ टेन्योर है, यानी मशीन जो लाइफ साइकिल है या मशीन का जो लाइफ टाइम है वो 10 ईयर्स है। 10 साल तक मशीन अपना आपको 10,000 पर एनम अर्न करके देगी। तो मशीन आपको टोटल 10 सालों में 1 लाख कमा के देगी। बट हमें यहाँ पे बैक चाहिए कि मशीन अपनी कॉस्ट कितने सालों में कवर कर ली। तो मशीन की कॉस्ट थी 50,000 और आपको मशीन पर एनम दे रही है 10,000, तो मशीन 50,000 कमाने में 5 साल लगाएगी। तो 5 साल जो होगा वो हमारा पे बैक पीरियड कहलाएगा। 5 years इज अ पे बैक पीरियड। इसी में अगर हम बात करें कि जो पे बैक है, पे बैक के बाद होता है पोस्ट पे बैक पीरियड। तो 10 साल में से 5 साल अगर पे बैक है तो रिमेनिंग कितने बचे? 5 साल, तो वो पोस्ट पे बैक पीरियड कहलाएगा। तो एक होता है पे बैक पीरियड, एक होता है पोस्ट पे बैक पीरियड। तो टोटल लाइफ ऑफ मशीन में से अगर पे बैक पीरियड को लेस कर दिया जाए तो पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा। सेम चीज इसमें एक और आती है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी
यानी मशीन ने पूरे लाइफ में कितना पैसा कमाया। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया, मशीन पर एनम 10,000 अर्न कर रही है और मशीन 10 साल तक अपना वर्क करेगी, यानी उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया मशीन कमाएगी अपने लाइफ टाइम में। बट मशीन की जो कॉस्ट है वो 50,000 है, तो 1,00,000 में से जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो हम लेस कर देंगे तो रिमेनिंग बचा 50,000, वो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहलाएगा। तो ये तीन चीजें हम कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड मेथड में। आगे देखिए पेबैक मेथड, अभी एक पुराना ट्रेडिशनल पेबैक मेथड में है कि किसी भी पूंजी व्यय संबंधी निर्णय लेने हेतु तो इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक सरल एवं प्रचलित माना जाता है। यहाँ पर पुनः भुगतान अवधि से तात्पर्य उस अवधि से जिससे परियोजना की लागत पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। इस विधि के अंतर्गत निम्न बिंदुओं की जानकारी आवश्यक है। एक शुद्ध विनियोग लागत, एक शुद्ध अंतःप्रवाह। मैं आपको वर्बली और इजीली बता देता हूँ। शुद्ध विनियोग लागत का मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट कितनी है वो क्या कहलाएगी, शुद्ध विनियोग लागत, हमने कितना उसमें इन्वेस्ट किया। और शुद्ध अंतःप्रवाह यानी नेट कैश इनफ्लो, यानी मशीन हमें कितना अर्न करके दे रही है, प्रॉफिट कितना दे रही है, मशीन हमें कितना कमा के दे रही है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने चार्ट को डिस्कस किया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, फिर आता है हमारा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम ईबीआईटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईबीआईटी। बट जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो वही ईबीआईटी वर्ड ईबीडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ईबीडीटी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी डेप्रिसिएशन टैक्स करने से पहले का लाभ को हम ईबीडीटी बोलेंगे कैपिटल बजटिंग में, जो ईबीआईटी पढ़ा था। अब यहाँ पर डी वर्ड क्यों यूज किया गया, तो यहाँ पर डी वर्ड यूज करने के पीछे ये है कि जो भी प्रपोजल आप ले रहे हैं वो सब स्थायी संपत्तियों के रूप में है, और स्थायी संपत्ति में क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्जेबल है तो डेप्रिसिएशन के लिए डी वर्ड का यूज किया गया। तो ईबीडीटी में से हम पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो वो ईबीटी बन जाएगा, फिर हम टैक्स लेस करेंगे तो वो ईएटी बन जाएगा, और वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो वो ईएटीबीडी बन जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर चार्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको ईबीआईटी की जगह ईबीडीटी लिखना है, जो प्रॉफिट गिवन है दैट विल बी ईबीडीटी इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। उस ईबीडीटी में से हम क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास ईबीटी आएगा, और उस ईबीटी में से हम टैक्स लेस करेंगे तो हमारे पास ईएटी आएगा, और इस ईएटी में हम वापस अगर डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो वो अर्निंग आफ्टर टैक्स तो हो गया बट वापस बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब भी हम पेबैक पीरियड मेथड की बात करते हैं, पेबैक पीरियड की कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां जो कैश इनफ्लोज दिया जाएगा या शुद्ध अंतःप्रवाह लिया जाएगा, कैश इनफ्लोज दिया जाएगा, वो हमेशा ईएटीबीडी लिया जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ईबीडीटी दे रखा है तो पहले आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, फिर टैक्स लेस करना है, वापस डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर डेप्रिसिएशन को जब ऐड ही करना है तो पहले लेस क्यों किया, तो इसके कारण ये है कि क्योंकि जो टैक्स रेट होती है वो हमें परसेंटेज में गिवन होती है। जब टैक्स का अमाउंट परसेंटेज पे है तो ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो ईबीटी वाले अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, ईबीटी का परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो ईबीटी का परसेंटेज होने के कारण हमें ईबीटी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तो ईबीटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, तब जाके वो ईबीटी आएगा। इसलिए पहले हमें डेप्रिसिएशन लेस करके वो अमाउंट निकालना होगा, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा, और टैक्स लेस करने के बाद ईएटी आएगा, वो जो ईएटी होगा उसमें वापस हम अपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड करते हैं, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ईएटीबीडी बन जाएगा। तो जब भी आप पेबैक की कैलकुलेशंस करेंगे तो आप ईएटीबीडी वर्ड यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जब संपत्ति से प्राप्त शुद्ध रोकड़ अंतःप्रवाह समान हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1,00,000 की मशीन है, सॉरी 50,000 की मशीन है, पर एनम 10,000 अर्न करके देगी, पर एनम यानी 10,000 10,000 10,000 10,000 जैसे 10 साल तक हम 10,000 रुपए उस मशीन से कमाएंगे। तो जब संपत्ति के प्राप्त शुद्ध रोकड़ अंतःप्रवाह समान होता है, समान है पर एनम 10,000 10,000 10,000, तो उस वाली कैलकुलेशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे P = C/R, P फॉर पेबैक पीरियड, C फॉर कॉस्ट ऑफ एसेट, R फॉर कैश इनफ्लोस, ईएटीबीडी। तो C कॉस्ट कितनी है 50,000 और R कैश इनफ्लोस कितना है पर एनम 10,000, तो 50,000 अपॉन 10,000, तो ये 5 आपका पेबैक पीरियड आएगा। ऐसे आता है जब संपत्ति से प्राप्त शुद्ध रोकड़ अंतःप्रवाह असमान नहीं हो, जैसे अगर पर एनम 10,000 ना कमा के कभी 10 कभी 16 कभी 20 कभी 25 कभी 12 इस तरीके से आपका रिटर्न आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
जो भी आपके पास कैश इनफ्लोज है उसका हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकाल लेंगे। जैसे मान लो पहले साल हमने 10,000 कमाया तो उसका CF हो गया 10,000, फिर अगले साल मान लो हमने 16,000 कमाया तो CF हो गया 26,000, 10 + 16 यानी टोटल 26,000 कमा लिया। इस तरीके से जो भी कैश इनफ्लोज आपको गिवन है इन EATBD उसको हम CF में कन्वर्ट कर लेंगे। वो जो CF आएगी उस CF में हम देखेंगे क्या हमारी कॉस्ट कितने सालों में कवर होगी। सपोज आपकी कॉस्ट आ रही है 50,000 और चौथे साल आपने अर्न कर लिया 45,000 और पांचवें साल आपने अर्न किया 60,000 यानी चौथे साल 45 और पांचवें साल आपने टोटल 60,000 पे पहुंच गए, यानी इस साल आपने 15,000 कमाया और आपकी कॉस्ट है 50,000। तो चौथे साल में कवर नहीं हो रही है बट 6 साल में बीच में ही कवर हो गई, सॉरी 5वें साल के बीच में ही कवर हो गई। तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 प्लस 4 तो पूरे लग रहे हैं प्लस अब कितना कमाना था कंपनी को 50,000 कॉस्ट है, 45 कमा चुकी है 4 साल में तो 5,000 और कम पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे 5,000 अपॉन इस साल कितना अर्न किया तो 45 पहले कमा चुकी है टोटल हो गया 60,000 तो इस साल 15,000 कमाया तो वो हो जाएगा 5,000 अपॉन 15,000 तो वो आएगा 0.33। तो आपका आंसर होगा 4.33 ईयर्स, 4.33 ईयर्स ये आपका पेबैक पीरियड होगा। बट अगर आप इसको मंथ में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 ईयर्स 0.33 मंथ का मतलब होता है 4 महीने, तो वहां लिखेंगे 4 साल 4 महीने। तो ये दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आधुनिक पुनः भुगतान अवधि की अगर बात करें तो पुनः भुगतान अवधि के पश्चात लाभों के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन करना, यानी मैंने अभी आपको बताया था आपको कि कई बार हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर भी प्रपोजल का सिलेक्शन करते हैं। वो होता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया कि 50,000 की मशीन है, टोटल लाइफ टाइम में 1 लाख 10 लाख कमा रही है, 1 लाख कमा रही है और 50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन है तो बाकी बचा कितना कमाया तो 50,000 और कमाया तो ये 50,000 आपका पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहलाएगा। बट ऐसे एक और प्रपोजल है वो उसका पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी 60,000 है तो हम 60,000 वाले प्रपोजल का सिलेक्शन करेंगे, यानी जिसमें भी प्रॉफिट ज्यादा होगा उसका चयन हमारे द्वारा किया जाएगा अगर पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का यूज कर रहे हैं तो। अगर आप पेबैक का यूज करें तो मिनिमम पेबैक पीरियड जो मशीन लेगी, जो प्रपोजल मिनिमम पेबैक पीरियड देगा उसका हम प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे। एक और विधि है बेल आउट भुगतान अवधि की गणना। इस विधि के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि बेल आउट पूर्ण भुगतान अवधि के अंतर्गत हम अवशिष्ट मूल्यों को भी इसके अंदर लिया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेबैक में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अवशिष्ट मूल्यों का भी समावेश होता है तो वो होती है बेल आउट पूर्ण भुगतान अवधि विधि। फिर आता है पुनः भुगतान अवधि व्युत्क्रम की गणना, तो उसके अंदर आप करोगे 1 अपॉन पेबैक पीरियड यानी रेसिप्रोकल करोगे। तो ये कुछ विधियां है पेबैक के अंदर, बट जब भी पेबैक का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सिंपल C/R वाला फॉर्मूला लगाना अगर कैश इनफ्लो सिमिलर है, और अगर कैश इनफ्लो सिमिलर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको उस जो भी आपका कैश इनफ्लोज आ रहा है उसका CF बना लेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज बना लेंगे और वहां चेक कर लेंगे कि हमारे किस ईयर में हम अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं। जब भी आप पेबैक कैलकुलेट करेंगे साथ के साथ कॉस्ट पेबैक भी कैलकुलेट करना है और कॉस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट करना है। ऐसी दूसरी विधि हमारी आती है औसत प्रत्याय दर विधि। औसत प्रत्याय दर विधि, एवरेज रेट ऑफ पेमेंट। पहले पढ़ी थी हमने पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं सिंपल ये देखते हैं कि कोई भी मशीन कितने साल में अपनी कॉस्ट कवर कर रही है, जो कम समय में अपनी कॉस्ट कवर कर लेगी वो मशीन का चयन हमारे द्वारा कर लिया जाएगा अगर आप पेबैक के आधार पर करें। बट अगर आप पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर करते हैं तो हम वहां देखेंगे किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दिया है, हम उसका चयन करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा औसत प्रत्याय दर विधि। औसत प्रत्याय दर विधि के अंतर्गत आय एवं निवेश का पारस्परिक अनुपात निकाला जाता है। यह अनुपात उस परियोजना की प्रत्याय दर को बढ़ाता है। जिस परियोजना की प्रत्याय दर अधिक होगी उस परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आपके पास 1 2 3 4 जो भी प्रपोजल्स हैं उन प्रपोजल से हम ARR कैलकुलेट करेंगे और जिसकी ARR हायर होगी उस प्रपोजल का हमारे द्वारा चयन कर लिया जाएगा। यदि एक ही परियोजना का चयन करना हो तो उस परियोजना की न्यूनतम प्रत्याय दर अर्थात औसत पूंजी की लागत इस विधि से प्राप्त प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया कर लिया जाएगा और यदि ज्ञात प्रत्याय दर न्यूनतम प्रत्याय दर से अधिक है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ARR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अगर हम प्रारंभिक विनियोग यानी जो भी आपने पैसा लगाया है
उसके आधार पर प्रत्याय दर की गणना करें तो सिंपल फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इनिशियल प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना जैसे पेबैक की गणना के लिए आप EAT/BD का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर ARR में जिस प्रॉफिट को आप लेंगे वो EAT होगा, यानी उस EAT के अंदर वापस डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करना है। EBDT माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा EAT, इट विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ ARR। इसीलिए यहाँ पे लिखा एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो भी आपका प्रॉफिट है 5 साल होगा आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 5, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जितने में आपने मशीन खरीदी या जितने आपकी प्रपोजल की कॉस्ट है उससे आप डिवाइड कर दोगे इनटू 100, तो आपके पास प्रारंभिक विनियोग के आधार पर प्रत्याय दर आएगी। ये औसत प्रत्याय दर विधि नहीं है। औसत प्रत्याय दर विधि के अंदर एक फॉर्मूला और दे दिया, प्रारंभिक विनियोग विधि, इनिशियल कॉस्ट कितनी लगी। दूसरा आता है औसत विनियोग के आधार पर प्रत्याय दर। जब हम औसत के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी वही EAT लेना है अपॉन वहां जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसकी जगह एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, तो उसके फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, उसमें आपको स्क्रैप वैल्यू ऐड करनी है। जब भी आप एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशंस करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, है ना। और यही चीज अगर आप एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, इससे आपका पर एनम डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी उस प्रपोजल को चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी आपको फॉर्मूला में लेना है, उससे जो परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज के आधार पर हम ARR प्रपोजल का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने गैर समय समायोजित, यानी हमने यहाँ पे टाइम फैक्टर को ध्यान में न रखते हुए अगर किसी प्रपोजल का आपका चयन करना है तो उसमें हमारे पास 2 विधियां, पेबैक पीरियड मेथड और ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो जब हम पेबैक पीरियड मेथड की बात करते हैं तो पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हम मशीन का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जिसका पेबैक पीरियड कम है उस मशीन का चयन किया जाएगा और जिसका ज्यादा उसे रिजेक्ट किया जाएगा। बट इसी में अगर हम पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उस कंडीशन में हमें जो हायर अमाउंट हमारा बचेगा, जो हमें हायर अमाउंट पे करेगा, हम उसका चयन करेंगे। बट ARR के अंदर जब ARR की बात करते हैं तो ARR के अंदर हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। जिस प्रपोजल का रेट ऑफ रिटर्न हायर है इट विल बी सिलेक्टेड और जिसका लोअर है इट विल बी रिजेक्टेड। तो ये 2 महत्वपूर्ण मेथड है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स के आधार पर वी सेलेक्ट द प्रपोजल, वी डिसाइडेड कि विच प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कैपिटल बजटिंग, उसमें भी गैर समय समायोजित विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम समय समायोजित विधियों पर बात करेंगे जिसमें समय के आधार पर प्रॉफिट की गणना की जाएगी और उस प्रॉफिट के आधार पर ही प्रपोजल का चयन किया जाएगा। तो आप सबको धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को से ज्वाइन करें और आपकी कोई भी क्वेरी हो हमारे साथ शेयर जरूर। थैंक यू सो मच।